ऐसे जातक जो मार्गशीर्ष माह में जन्मे होते हैं वो कभी कभी अपनी बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, या ये कह सकते हैं कि कई बार उनको अपनी वास्तविक एनर्जी का पता नहीं होता, या कई बार वो ऐसे बचकानी हरकतें करते देखे गए हैं। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र, जैसे बुध, जैसे गुरु, जैसे चंद्रमा, यहाँ तक कि सूर्य भी क्रूर ग्रह होने के बावजूद बलवान हो जाते हैं और जातक के जीवन को परस्पर एक शुद्ध और बड़ी ही कोमल रोशनी से आलोकित करते हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, भगवान की कृपा है, राजकोट गुजरात से ऐसे ही निकल गया। आइए विषय पे लेके आता हूं, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म माह। मार्गशीर्ष माह में जन्म होता है। ऐसे जातक जो मार्गशीर्ष माह में जन्मे होते हैं वो कभी कभी अपनी बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, या ये कह सकते हैं कि कई बार उनको अपनी वास्तविक एनर्जी का पता नहीं होता, या कई बार वो ऐसे बचकानी हरकतें करते देखे गए हैं। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र, जैसे बुध, जैसे गुरु, जैसे चंद्रमा, यहाँ तक कि सूर्य भी क्रूर ग्रह होने के बावजूद बलवान हो जाते हैं और जातक के जीवन को परस्पर एक शुद्ध और बड़ी ही कोमल रोशनी से आलोकित करते हैं। कृष्ण पक्ष मंगलवार, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। इस वजह से धन धान्य से व्यक्ति युक्त होता है। मंगलवार को जन्मे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा तो जन्म कुंडली के 4 अवयव होते हैं, और अगर वो चारों अवयव मजबूत हैं तो आप कह सकते हैं कि कुंडली को बहुत कम संघर्ष देखने को मिलेगा जीवन में। जैसे वार के अधिपति चंद्रमा, सूर्य और लग्न के अधिपति, ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होकर बैठे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली बहुत ही असीमित ऊर्जा लेकर के बैठी है। और आचार्य वराह मिहिर ने बात लिखी कि अगर वर्गोत्तम लग्न की कुंडली हो तब तो कहना ही क्या है। उन्होंने भी यही 4 सिद्धांत दिए कि जन्म कुंडली के केंद्र के चारों घर भरे हों, चंद्रमा वर्गोत्तम हो या लग्न वर्गोत्तम हो, और जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह केंद्र में हो, और साथ ही साथ परस्पर योग कारक ग्रह केंद्र में हो। ये इस पे मैंने कार्यक्रम पूर्व में एक बनाया था। तो यहाँ पे लग्न के अधिपति ही उच्च के हैं, वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है, शुक्र वर्गोत्तम है, लग्नेश उच्च के यहाँ भी और उच्च के यहाँ भी। तो इसका अर्थ है कि लग्न में बैठे शुक्र वर्गोत्तम भाव से और मंगल लग्नेश होकर के उच्च के ये भी भाव से और राशि से। इसका अर्थ है कि ये कुंडली बहुत विशाल है। और वर्गोत्तम लग्न की कुंडली में 8 अंक हर जगह का लिखा होना, व्यक्ति वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य, बुध, सूर्य, गुरु, चंद्रमा, मंगल, ये सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं और ये अच्छे भावों के स्वामी होते हैं। इस वजह से इन्हें बहुत ही अच्छा कहा गया है। लग्नों में विशेष लग्न जहाँ पे आपको सूर्य का भी बल मिल जाता है दशमेश होने के कारण, चंद्रमा का भी बल मिल जाता है भाग्येश होने के कारण, लग्नेश के साथ साथ जन्म कुंडली के पापक ग्रह का 6वें भाव का स्वामी होने के कारण मंगल को बल मिल जाता है, और द्वितीय और पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्नेश के परम मित्र होने के कारण यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी इस कुंडली के लिए कारक हो जाते हैं। आप जरा और भी ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा लग्न कोई नहीं होता जहाँ पे चारों के चारों ग्रह, अब जरा ध्यान से देखिए कि ज्योतिष के 4 महत्वपूर्ण ग्रहों में से 3 महत्वपूर्ण ग्रह वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए कारक हो जाते हैं। सूर्य महत्वपूर्ण होने चाहिए सभी कुंडली में, चंद्रमा बलवान होने चाहिए सभी कुंडली में, और तीसरे नंबर पे महत्वपूर्ण ग्रहों में गुरु आते हैं। तो 3 ग्रह तो इस कुंडली के लिए अच्छे भावों के स्वामी हो गए। तो इतनी बढ़िया कुंडली और कौन सी बनती है? कौन सा लग्न है जो बनता है? अगर ध्यान से देखें तो कर्क लग्न की कुंडली में गुरु, सूर्य भी द्वितीयेश होकर के मारक हो जाते हैं। वृष लग्न की कुंडली के लिए भी वहां तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते नहीं हैं, और हमारे सामने जो सर्वोच्च कुंडलियां आती हैं वो भगवान राम और भगवान कृष्ण की आती हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो व्यक्ति जिस कली काल में जीवित है और जिस कली काल में जन्म हुआ है किसी भी कारणवश, तो इस कली काल के लिए तो वृश्चिक लग्न की कुंडली सर्वोत्कृष्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको गुरु का भी बल मिल जाता है, सूर्य भी आपके सहायक होते हैं, चंद्रमा भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और होते भी हैं, और साथ ही साथ लग्नेश मंगल। तो इससे बढ़िया तो और कुछ बनी नहीं है बात। इस वजह से यहाँ पे ये कुंडली बहुत ही उत्कृष्ट बन जाती है और श्रेष्ठ बन जाती है।
दो दो ग्रहों का जन्म कुंडली के पंचम भाव पे प्रभाव, पंचमेश पंचम को देख रहे हैं। द्वितीय भाव में लाभ भाव के स्वामी बैठे हैं, धन भाव आपकी कुंडली का बलवान है, दशम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो द्वितीय भाव में अगर दशम भाव का स्वामी बैठा हो तो इससे बढ़िया और कुछ होता ही नहीं है कि व्यक्ति के पास करने के लिए सदैव ही काम है, वो सदैव कार्य उसके पास बने पड़े हैं। अब अलग बात है कि वो अपनी वास्तविक एनर्जी का सही तरीके से सत्यापन नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से समझने की बात है। जन्म होता है शिशिर ऋतु में, इस वजह से शनि के प्रभाव के कारण व्यक्ति कड़वा बोलता है, कठोर बोलता है और कई बार एग्रेशन वाला होता है। मंगल उच्च के होने के कारण निर्णय उसके गलत नहीं है, निर्णय बिल्कुल सही है, मित्र सही है, माता सही है, माता पिता का सुख बहुत बढ़िया है, कम्युनिकेशन ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। जब तक कोई काम हो न जाए तब तक व्यक्ति किसी काम को न बताए तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। जन्म होता है कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के, और कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। और ऐसे चंद्रमा जब भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठेंगे, जहाँ पे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं है, राहु वहाँ 17 अंश के बैठे हैं, चंद्रमा वहाँ 7 अंश के बैठे हैं। कई बार आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो ग्रह बैठा है वो कितना अंतर में नज़दीक है, 10 अंशों का अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर होता है ना। तो कहने का अर्थ है कि आप कई बार अपने ग्रहों को, अगर ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि है और आप ग्रहों को देखना समझ गए, जबकि पूर्णतः अध्ययन नहीं किया, अधूरी जानकारी है, तो आप ग्रहों को देख करके ही ये बात समझ में आ जाती है, आपके दिमाग में फिट बैठ जाती है, नहीं मुझे तो चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव मेरे ऊपर लागू हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मविश्वास को कमज़ोर करने की स्थिति बनती हो तो आप अपने ग्रहों को नकारात्मक और निगेटिविटी के हिसाब से अपने आप को महसूस करा लीजिए और वो जीवन भर आपको परेशान करेंगे। पर वस्तुतः यहाँ चंद्रमा ठीक बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लग्न में शुक्र बैठे हैं, गुरु शनि के साथ बैठे हैं। जरा ग्रहों को समझेंगे तो यहाँ सूर्य और बुध बैठे हैं। सूर्य कौन है? दशम भाव के अधिपति। और किसके साथ बैठे हैं? अष्टम और लाभ भाव के अधिपति के साथ। तो दशम और लाभ के अधिपति का संबंध जब द्वितीय भाव से बैठेगा तो व्यक्ति को पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से वो फायदा करता है और पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाने वाला होता है। लेकिन चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, और क्यों अष्टम भाव के स्वामी होंगे उसका कारण है, लाभेश होने के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं विषम संख्या की राशि में। विषम संख्या की राशि में अगर ग्रह बैठा हो और 2 भावों का स्वामी होता है तो अपने गौण राशि का फल वो ज़्यादा करता है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का जो इनिशियल विचार है, जो विचार उसके बन रहे हैं, वो अष्टम भाव से प्रभावित है और वो सदैव कारोबार को लेकर के व्यक्ति चिंतित होता रहता है। अपने पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाया जाए, पैतृक संपत्ति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपके पास धन आगमन कभी भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपके पहले ही पूर्ण रूप से शुभग्रह बने हुए हैं और ऐसे चंद्रमा कभी भी जातक को धनहीन तो नहीं बनने देते हैं। भाग्य भाव में चंद्रमा का बैठना, चंद्रमा और मंगल का आपस में एक दूसरे को देखना चंद्र मंगल योग बना देगा। गुरु जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं पंचमेश होकर के, द्वितीय भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना, लाभ भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना। अब इससे बढ़िया और भी क्या हो सकता है? इससे बढ़िया तो कोई बात हुई नहीं ना, क्योंकि धन का अधिपति लाभ में बैठा, देवगुरु बृहस्पति और पंचम को देख रहा है। तो भाव का स्वामी यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो वा, इस सिद्धांत के अंतर्गत पंचम भाव का स्वामी पंचम को देख रहा है और जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान का अधिपति भी पंचम को देख रहा है। तो चतुर्थ और पंचम का अधिपति एक साथ लाभ भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के महत्वाकांक्षा में वृद्धि देंगे, उसको बल देंगे। और यही चीज कई बार उसे परेशान कर देती है कि कई बार वो एक से अधिक बार एक से अधिक जगह से धन कमाना चाहता है, लेकिन उसकी बुद्धि कई बार यहाँ से भ्रमित होती रहती है, जिसके कारण और यहाँ पे उसको ये डर बैठ जाता है कि मेरी कुंडली में तो ग्रहण दोष बना हुआ है। हाँ, एक परेशानी जरूर हो सकती है, लग्नेश चाहे कोई भी हो, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करता है और दिक्कत सारी यहीं की यहीं है और बाकी कोई नहीं है। तो आपकी कुंडली में जो परेशानी है, लग्नेश जब तृक स्थान में चले जाते हो, दो स्थान में चले जाते हैं, तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें, तब ये जातक के जीवन को थोड़ा बहुत संघर्ष देते हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी देते हैं कि व्यक्ति को कम से कम पराक्रमी बनाते हैं। और वो इसलिए पराक्रमी होता है क्योंकि वो पराक्रमी होता है, और वो होता है इस वजह से पराक्रमी होता है। बाई नेचर वो मेहनत करने वाला इंसान, वो कुछ भी बैठ करके ऐसे खाने वाला नहीं होता। जन्म होता है पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है और इस नक्षत्र में जन्मे जातक कर्तव्य परायण, सुखी, धार्मिक, मतिमान और संतान के सुख से युक्त होने के साथ साथ बेहतर इंसान होते हैं, जिनके जीवन में कभी भी कोई राजनीति नहीं होती। पुष्य नक्षत्र के अधिपति स्वयं साक्षात ब्रह्मदेव होते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुशा के ब्रह्मा जी बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और अगर बन पड़े तो श्वेत आक या कुशा की जड़ भी अगर मिल जाए तो वो भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। जन्म होता है ऐन्द्र योग, ब्राह्मण वर्ण और देवगण। ये भी बहुत बढ़िया, ये उत्तम है।
ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति विशाल बुद्धि और हृदय वाला होता है। इस कुंडली को किसी विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो एक बार में एक बात कह दूं, क्योंकि ये कुंडली प्रत्यक्षतया अपने गुण और दोषों से आपको सामने से प्रत्यक्ष दर्शन करा रही है। स्वग्रही मंगल उच्च के या उच्च का लग्नेश, मंगल के बाद शुक्र वर्गोत्तम, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ बुध गुरु और शनि बैठे हैं। सुख भाव का अधिपति उससे केंद्र में और सुख को देख रहा है, तो पिता के आशीर्वाद से यहाँ पे और पत्नी का सहयोग भी प्राप्त होता है। यहाँ पे दशमांशा चक्र में दशम स्थान का अधिपति दशम को देख रहा है। यहाँ बुध जो है वो कभी कभी आपको मिसगाइड करते हैं या गलत मैत्री में लेके जाते हैं, लेकिन लग्न का अधिपति मंगल यहाँ एकादशवें भाव में और एकादशवें भाव का अधिपति तृतीय भाव में, इसे भी मैं कमजोर नहीं कहूँगा। कुंडली में शुक्र लग्न में अनुराधा नक्षत्र में लग्न का मान 13 अंश का बैठा है। ये प्रबुद्ध लग्न होता है। इसमें जातक के पास आयु अच्छी रहती है, योग्यता अच्छी रहती है, ज्ञान धन अच्छा रहता है, चरित्र अच्छा रहता है, दर्शन अच्छा है क्योंकि गुरु और शनि पंचम भाव को देख रहे हैं, है ना। कोई कमजोरी नहीं है कुंडली में। बुध और सूर्य बुद्धादित्य योग लगा रहे हैं। सूर्य और बुध वहां पे दोनों ही मूल नक्षत्र के बैठे हैं, तो आरंभ में आपके किसी कार्य को थोड़ी बाधाओं से युक्त करवाते हैं, पर बाद में चल करके वो बड़ा ही सफल भी बनाते हैं और बड़ा श्रेष्ठ धनवान बनाते हैं। पापक ग्रह का तीसरे भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन लग्नेश का तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति के जीवन को संघर्ष में डालता है। तो ये एक कमजोरी अगर बन रही है तो बन रही है। बाकी दशमांशा चक्र में लग्न का अधिपति एकादश में, दशम का अधिपति दशम को सूर्य देख रहे हैं। लग्न में सप्तम भाव के अधिपति शुक्र और चंद्रमा आमने सामने ये व्यक्ति के जीवन को व्यापारिक माइंडसेट देते हैं। दशम स्थान में राहु दशमेश दशम को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ऊंची है और कई बार वो उसको लेकर के, हालांकि इस कुंडली में जो परेशानी है वो शुक्र के दशा के कारण कई बार हो सकती है, क्योंकि इस कुंडली के लिए 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होकर के शनि से दृष्ट होकर के राहु से दृष्ट होने के कारण अतिरिक्त व्यय और कोर्ट केस कचहरी बेवजह का जो व्यय होता है उसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार विषम स्थितियों का बनना देखने को मिलता है। क्योंकि शुक्र जो है वो वस्तुतः मारक बन रहे हैं शनि और राहु से दृष्ट होने के कारण, और लग्नेश जन्म कुंडली में तीसरे भाव में जाने के कारण कई बार वो एक विषम परिस्थितियों के निर्माण की स्थिति बना देते हैं। और ये कब होगा? तो शुक्र की दशा में। जातक को अभी शुक्र की ही दशा चल रही है और ये परिस्थिति आपकी रहेगी 2027 के सितंबर तक। वैसे तो शुक्रदेव अभी बहुत लंबे चलने वाले हैं, 2037 तक उनकी दशा है, लेकिन फिर भी 2027 तक ये एक कठिन समय का दौर चल रहा है, कठिन दौर है। इसको किसी तरीके से काटने की आवश्यकता है। सूर्य को अर्घ दें नियमित रूप से। मांस भक्षण का तो सेवन इस कुंडली को निश्चित रूप से बहुत ही कठोर बना देगा और भी ज़्यादा नीचे लेके जाएगा। कोई भी बिना तर्क के मांसाहार, मद्यपान, सिगरेट, गांजा, शेयर, इन सभी चीज़ों में पैसे न लगाएं। जितना ज़्यादा हो सके शुद्ध और धार्मिक धन कमाने के पीछे जाएं। आपकी कुंडली में एकादशवां भाव बलवान है, कमज़ोर नहीं है, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति द्वितीय में, द्वितीयेश एकादशवें में ये परिवर्तन नामक महाराज योग बन जाएगा। लग्न में शुक्र बैठे हैं, शुक्रो दश सहस्त्राणी, शुक्र लग्न में 10,000 दोषों का समन कर देते हैं। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि जरूर ही आपको व्यय में और कई बार आपके पैसे का गलत इस्तेमाल, आपकी मित्रता गलत लोगों से, गलत मैत्री, गलत महिलाओं पे संपर्क में जाना, अपने फैशन, अपने इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति धन ऋण में लेता है और फिर नुकसान में जाता है। तो ये सब शुक्र अभी करवा रहे हैं, जहां व्यक्ति भयंकर परेशान होता है और अतिरिक्त उसका सिर्फ धन ही व्यय नहीं होता बल्कि मानसिक व्यय भी होता है। सीधी बात उपाय पे करते हैं। इस कुंडली के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, ब्राह्मण को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बुला करके उनकी पूजा करना या उनको वस्त्र दान देना, गाय की सेवा करना, गाय का दान करना, और साथ ही साथ अगर हो सके तो एकादशी के बाद एकादशी का व्रत करें और द्वादशी को दान करें। साथ ही साथ किसी नदी के किनारे जाकर के अगर हो सके तो पिंडदान वगैरह भी हो सके तो कर देना चाहिए। वैसे इस कुंडली में वैसे कोई दोष लगा नहीं है, पर फिर भी अगर मानसिक दबाव है तो व्यक्ति को ये काम तो कर ही लेना चाहिए। इस कुंडली के लिए अष्टक वर्ग पे अगर लेके आता हूं तो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। इस कुंडली में बुद्धि गलत जगह पे लग रही है, उसको सही जगह पे लेके आने की आवश्यकता है। धर्मार्थ आचरण करना है, गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता है। पराक्रम इस कुंडली का है पर गलत जगह पे भटका हुआ है, हालांकि फिर भी व्यक्ति का निर्णय सही है। इस कुंडली में भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख चंद्रमा की दशा, शनि की दशा और शुक्र की दशा के साथ बुध की दशा में आसानी से मिल जाने का योग बना हुआ है। इस कुंडली में विद्या, बुद्धि, विवेक
थोड़ा कठोर, क्योंकि शनि और राहु सबका संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव से बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति की वाणी कलुषित हो, कठोर हो, कई बार वो ब्राह्मणों का अपमान कर दे, गुरुजनों का अपमान कर दे, उनके प्रति कई बार बुरी बातें दिमाग में आती हैं, और वो इस वजह से आती हैं क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे और शनि की दृष्टि यहाँ पे है। इस भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली में शनि जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे तो शनि का तो बल बढ़ेगा, लेकिन गुरु का बल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि शनि और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल स्वतः बढ़ जाता है। सूर्य और बुध जब साथ बैठते हैं तो बुध का बल स्वतः बढ़ जाता है ना। ये बात देखने को मिलती है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि आयु अच्छी है, शनि की दशा में बहुत सारे परिणाम भी मिलेंगे जो 2030 के मई के बाद दिख रहे हैं। तो शनि की दशा में कुछ रुके हुए काम बन रहे हैं। इसके साथ साथ भवन भूमि से संबंधित कोई काम हो, कोर्ट केस कचहरी के मामले में ये कुंडली परेशान हो सकती है, इस वजह से वहां से सावधान रहें। एनर्जी अच्छी है, भाग्य अच्छा है, धर्म अच्छा है, नौकरी ज़्यादा अच्छी है। अगर व्यापार करते हैं तो साइड में कुछ नौकरी वगैरह बन जाए, या नौकरी करते हैं तो साइड में कुछ आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ और भी व्यापार बढ़ा सकते हैं। मतलब एक से अधिक जगह पे धन कमाना या एक से अधिक जगह से धन कमाने का योग भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है। शेयर बाजार, बैंकिंग, फिनांस, लॉ का क्षेत्र, उसके साथ दूध का काम, कपड़े का काम, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, टेलीकॉम और ट्रांसपोर्ट, ये सब क्षेत्र आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे हैं। कीटनाशक और प्रयोगशाला में निर्मित वस्तुओं का काम भी इस कुंडली के लिए बहुत उत्तम रहेगा। इस कुंडली के लिए रिसर्च, मानसिक शांति, अच्छी निद्रा, घर परिवार की घर की जो सफाई है वो खुद से करने की आवश्यकता, परिवार में, बहनों में, भाइयों में कोई स्नेह का वातावरण कम न हो, इसका ध्यान सदैव रखना है, क्योंकि आपकी कुंडली में उनका सुख बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त पति और पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप न हो, इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में धन, मान, प्रतिष्ठा, बुद्धि और चरित्र, इन सभी चीजों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु और सूर्य आपस में संबंध नहीं बना रहे हैं और दोनों ही ग्रह केंद्र में बिल्कुल भी नहीं है। जब ये दोनों ग्रह केंद्र में नहीं होते हैं तो व्यक्ति के कई बार गुणों को दोषों में बदल देते हैं, और कई बार वो चिंतित, कुंठित, परेशान, मूर्ख, जड़ बुद्धि को इस्तेमाल सही जगह पे ना करना, कठोर बोलना, कड़वा बोलना, अपने ही काम को अपने से नुकसान करना, सही तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल ना करना, अतिरिक्त तर्क का, बेवजह तर्क का इस्तेमाल करके या कई बार अपनी बुद्धि को गलत जगह पे लगा करके धन हानि करना, ये सब गुरु और सूर्य के आपस में एक दूसरे को दृष्टिपात नहीं करने के कारण ऐसा मैं कह रहा हूँ। बाकी इस कुंडली में जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, आप ऋण में नहीं मरेंगे। ये कुंडली ऐसी है। नक्षत्र के आधार पर अनुराधा दान करने के लिए, इसके साथ आपकी कुंडली में पुष्य दान करने के लिए है, और हस्त बढ़िया नक्षत्र बना हुआ है आपकी कुंडली के लिए, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, ये कोई भी काम करने के लिए ये सारे नक्षत्र अच्छे हैं। इस कुंडली में अभी दशा 2027 के सितंबर के बाद अच्छी होगी, 2030 के मई के बाद और अच्छी हो जाएगी, और अभी 2027 के सितंबर तक आपको परेशान करेगी। क्लियर है? रत्न के आधार पर इस कुंडली के लिए मंगल का रत्न सबसे अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देना, गुरु के मंत्रों से दीक्षित करके स्वयं को गुरु मंत्र से दीक्षित करें और गुरु मंत्र का जप करें, और साथ ही साथ रविवार के दिन नमक का त्याग करें। क्लियर है? गाय की सेवा करें, गाय अपने घर पे रखें और उनकी सेवा करें। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में मीन और कर्क राशि के मित्रों से फायदा होगा, कुंभ, मकर, कन्या और वृष राशि के जातकों से नुकसान होगा। इस कुंडली में आने वाले समय में दशा अच्छी बीतेगी, जहां धन, मान, माता का सुख, पिता का सुख, ये सब इस कुंडली में सामान्यतः बहुत अच्छा बना हुआ है। बोल तो रहा हूं कि ये कुंडली वर्गोत्तम लग्न की है, जहां पे किसी भी प्रकार से विश्लेषण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कुंडली स्वतः बलवान होकर के अपनी परिभाषा स्वयं से परिभाषित कर रही है ना? ये बात है। दशमांशा चक्र में मंगल और सूर्य जो बैठे हैं वो 6वें 8वें के संबंध में बैठे हैं, इस वजह से कारोबार में कई बार व्यक्ति ऋण में जाता है। लग्न में शुक्र यहाँ भी, लग्न में शुक्र यहाँ भी, लग्न में शुक्र यहाँ भी, इस वजह से फैशन और कपड़े का काम, खाने पीने का काम, दूध से बनी सामग्री का काम, बिल्डिंग मटेरियल, इंटीरियर डेकोरेशन और मिठाइयों का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठे, आप कभी भी ऋण में नहीं मरेंगे और व्यक्ति का धन कभी भी गलत जगह पे व्यय नहीं होता है। ये भी बात है। कुंडली को समझने की आवश्यकता होती है, बाकी डरने की आवश्यकता नहीं होती। ओम ब्रह्मणे नमः का जप किया करिए, इतनी सी बात है। और थोड़ी सी बात अगर बता दूं ग्रहों के हिसाब से, तो सूर्य आपकी कुंडली में धनु राशि में बैठे हैं, मूल नक्षत्र में, नवांश कुंडली में वो मिथुन में जा रहे हैं। सूर्य की दशा अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर में व्यक्ति का व्यापार और दिनचर्या ठीक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में 7 अंश के बैठे हैं 50 कला के। नवमांश कुंडली में वो कन्या राशि में जा रहे हैं, इस वजह से चंद्रमा की दशा में व्यापार, मानसिक बुद्धि, लाभ, पराक्रम और समस्या को समझने की ताकत,
और साथ ही साथ उसका कम्युनिकेशन, ये सब चंद्रमा की दशा में लाभान्वित करने वाले होंगे। मंगल उच्च के, नवांश में उच्च के, दशमांशा कुंडली में कन्या राशि के बैठे हैं। इस वजह से कभी कभी कर्म क्षेत्र में मंगल की दशा भले कमजोर जाए, पर वैसे मंगल आपकी कुंडली के सबसे मजबूत ग्रहों के रूप में अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं, जिनकी दशा काल में व्यक्तित्व, लाभ, वस्त्र, आभूषण, शत्रुओं की समाप्ति और श्रेष्ठ पदों की प्राप्ति, ये सब मंगल की दशा में होगी। बुध जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वृष राशि में जा रहे हैं। बुध की दशा में व्यक्ति से गलत निर्णय हो सकता है और वो अटखेलियां कर सकता है। इस वजह से यहाँ पे सावधान रहना होगा बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में भी। देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में 15 अंश 14 कला पे, नवांश कुंडली में वो 17 अंश 14 कला पे रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, वृष राशि में बैठे हैं। इस वजह से गुरु की दशा में संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, सामाजिक प्रतिष्ठा और साथ ही साथ संतति को नौकरी आदि इस दशा काल में मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं शुक्र देव की, तो शुक्र लग्न में वृश्चिक में, नवांश में वृश्चिक में, दशमांशा कुंडली में वृश्चिक के। इस वजह से शुक्र की दशा व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, सही क्षेत्र में नौकरी और अच्छा निर्णय देने वाली, ऋण में से मुक्त करने वाली बन रही है। इसके साथ साथ पत्नी का प्रभाव जबरदस्त रहता है, ये भी बात कह सकते हैं। और शुक्र के ऊपर जब शनि राहु का प्रभाव होता है तो पत्नी थोड़ी कठोर या जिद्दी या अपने मन के हिसाब से काम करने वाली भी होती है। वहीं शनिदेव कन्या राशि में उच्चाभिलाषी हैं, हस्त नक्षत्र में 15 डिग्री 36 कला के, नवांश कुंडली में वो वृष राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से वो शनिदेव भी आपकी कुंडली के लिए भवन, भूमि, वाहन, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, संतान और न्याय प्रियता देने वाले ग्रह के रूप में बन रहे हैं। इस कुंडली में नवम भाव में राहु देव कर्क राशि में 17 हंस के बैठे हैं युवावस्था के। नवांश कुंडली में भी वो जिस स्थिति में बैठे हैं 17 हंस के ही बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में। इस वजह से वो ग्रह आपको लाभ और कम्युनिकेशन की प्राप्ति, कम्युनिकेशन को बेटर करना और साथ ही साथ आपकी महत्वाकांक्षा की वृद्धि करने वाले बन रहे हैं। थोड़ा बहुत व्यय भी वो दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी दशाएं आपकी बीतने वाली हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी कुंडली को समझेंगे तो आपकी कुंडली सबसे ज़्यादा बलवान है। इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे परमात्मा ने हम पे असीम कृपा की है, तब जाकर के हमारी कुंडली को वर्गोत्तम लग्न का बनाया है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।